एवरीवन, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को देखा था। उसके अंदर हमने सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन। सीई कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में हमारा जो एमिटर टर्मिनल होगा, 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। जो हमारा एमिटर वाला टर्मिनल होगा उसे हम इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन करके ग्राउंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, सर्किट डायग्राम जो हमने पहले वीडियोज़ में ड्रॉ किया था। ये है हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर ये जो एमिटर वाला टर्मिनल है इसे हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रखा है, और जो कॉमन वाला टर्मिनल होता है उसे हम हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है इनको बनाने के लिए सबसे पहले इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट करंट होती है सीई वाले केस में, इनपुट करंट क्या होती है हमारी IB, और आउटपुट करंट क्या होती है, आउटपुट करंट होती है हमारी IC यानी कि कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट होती है IB यानी कि बेस करंट। इसी तरह से इनपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा, इनपुट वोल्टेज होता है हमारा VBE, और आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा VCE यानी कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे उसको NPN ट्रांजिस्टर के लिए बनाएंगे, तो हम साइन कन्वेंशन भी लिख लेते हैं। CE केस में NPN ट्रांजिस्टर के लिए साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था। CE केस में NPN ट्रांजिस्टर के लिए VBE जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, और VCE भी हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जो करंट्स होती है, करंट्स का भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं हम। हमारी जो करंट्स होती है NPN के केस में IE क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और IC हो जाएगी पॉजिटिव, और IB भी हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। इन चीज़ों को, इन डिटेल्स को यूज़ करते हुए अब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि निवेश अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, CE कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें BJT के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसे क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में क्या खींचेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट करंट। उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इस केस में हम ये देख लेते हैं कि CE कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज है हमारा VCE। इसका मतलब हमें क्या चीज़ कांस्टेंट रखनी है, हमें VCE को रखना है कांस्टेंट। और हम कर्व किस किस के बीच में बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे IB और VBE के बीच में। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे VBE वर्सेस IB के बीच में। तो अब इस कर्व को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम करंट y एक्सिस पर, और यहाँ पर हम वोल्टेज लेंगे। करंट क्या लेनी है हमें, IB यानी कि बेस करंट। जब मैंने आपको BJT का ऑपरेशन सिखाया था उसी टाइम मैं आपको सिखा चुकी थी कि IB बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये जो हमारी करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर में होगी। और यहाँ पर हमें वोल्टेज लेना है VBE जो किसके अंदर होगा, वोल्ट्स के अंदर होगा। अब हम आउटपुट करंट या ये आउटपुट वोल्टेज यानी VCE की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए जब कर्व्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का कर्व,
यहाँ पर देखिए, अगर मैं VCE को बिल्कुल ज़ीरो रख लूँ, यानी कि हमारा जो आउटपुट सर्किट है उसे शॉर्ट कर लूँ शॉर्ट सर्किट के केस में, या फिर उसे ओपन कर लूँ, आउटपुट सर्किट को मैं क्या रखूँ, ओपन रखूँ, VCE पर मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं लगाना है, उस केस में मुझे जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर मैंने लगाया है VCE इज़ इक्वल टू 0। फिर जैसे जैसे मैं VCE की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करती जाऊँगी, कुछ इस तरह से मुझे एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी, वक्रों का एक कुल मिलेगा। यहाँ पर होगा VCE 1 वोल्ट, VCE इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट और VCE इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ पर ये है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ CE कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT। ये जो हमारा कर्व है ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है, या जो कर्व बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा है जैसा हमारा PN जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व होता है। यहाँ पर भी जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव रीजन में इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और एक्टिव रीजन के अंदर हमारा जो फर्स्ट जंक्शन होता है उसे हम हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पर रखते हैं। तो ये बिल्कुल PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग कर्व की तरह बिहेव करता है। तो इस अगर ग्राफ के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं तो ये हमें मिलेगा सिमिलर टू फॉरवर्ड बायसिंग PN जंक्शन कर्व, फॉरवर्ड बायसिंग PN जंक्शन कर्व बिल्कुल उसी तरह से मिलता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि VCE की वैल्यूज़ को बढ़ाने पर, VCE की वैल्यूज़ को बढ़ाने पर IB की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। अगर मैं VBE को एक कांस्टेंट मानूं तो व्हेन इंक्रीजिंग VCE हमारी जो IB है डिक्रीजेस। इस टर्म का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर VBE की वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया, यानी सपोज़ यहाँ पर 0.7 वोल्ट है, तो मैं 0.7 वोल्टेज पर सारी ग्राफ्स की अगर रीडिंग लूँ तो यहाँ पर देखिए ये VCE 3 वोल्ट है ना, तो 3 वोल्ट वाला कर्व पर IB यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये VCE 2 है, तो इसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, और इसी पॉइंट पर जो हमारा VCE इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट है इसकी वैल्यू IB और ज़्यादा आएगी, एंड VCE इज़ इक्वल टू 0, VCE इज़ इक्वल टू 0 वाले कर्व पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी करंट IB की। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं VBE को एक वैल्यू पर फिक्स कर दूँ और ग्राफ को रीड करूं तो उससे मुझे VCE की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर IB की वैल्यू लगातार कम होती जाती है। यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। तो जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगी यहाँ पर करंट की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बेस टर्मिनल पर रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है और उससे हमारी इस करंट की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाती है। ये है इसका सेकेंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इस ग्राफ से हम इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस यानी कि हम प्रतिरोध, गतिक प्रतिरोध को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होगा। वोल्टेज है हमारे पास BE, तो ये VBE अपॉन IB के रेशियो के बराबर होगा व्हेन VCE इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। VCE की कांस्टेंट वैल्यू के लिए यहाँ से हम इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम RI से डिनोट करेंगे, जो VBE अपॉन IB के बराबर होगा। तो ये है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि इसमें हमें क्या करना होता है, इनपुट करंट को हम रखेंगे कांस्टेंट। जो भी हमारी इनपुट करंट होती है उसे हम कांस्टेंट रख लेते हैं, और आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये वाला ग्राफ होता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इस केस में हमारी इनपुट करंट कौन सी है, हमारी इनपुट करंट है IB। जो इनपुट करंट हमने निकाली है IB,
आउटपुट करंट है हमारी IC और आउटपुट वोल्टेज है हमारा VCE। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ मैं ड्रॉ करूँगी वो हमारा आएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से इस वाले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी हमें 3 रीजन्स मिलेंगे। मैं यहाँ पर पहले ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। तो हम जब इस ग्राफ को प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ में भी हमारे पास 3 रीजन होते हैं। ये जो नीचे वाला रीजन होता है IB इज़ इक्वल टू 0, फिर IB कुछ 50 माइक्रो एम्पियर, उसके आगे 100, 200, उसके आगे ये कंटिन्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। IB इज़ इक्वल टू 0 के नीचे का जो रीजन है उसे हम कहेंगे कट ऑफ रीजन, हिंदी में इसे अंतः क्षेत्र बोलेंगे। और ये जो इधर की साइड वाला रीजन होता है लेफ़्ट हैंड साइड में, जो हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रही है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो रीजन होता है वो हो जाएगा हमारा सैचुरेशन रीजन या फिर संतृप्त क्षेत्र। और ये जो बीच में हमारा मेन पोर्शन मिलता है ग्राफ का, जिसमें सारे ही कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन इस बार ये कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये जो मेन पोर्शन ऑफ कर्व होता है इसे हम कहेंगे एक्टिव रीजन, यानी सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के बीच का जो रीजन है उसे हम एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र कहेंगे। और इस ग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे।